आज गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ है। ये आज की सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक खबर है। एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद से करीब 15 किलोमीटर दूर मेघानी नगर के पास क्रैश हो गया। सबसे पहले क्रैश साइट से आसमान में काला धुआं उठता हुआ देखा गया। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एयर इंडिया के मुताबिक जब हादसा हुआ उस वक्त विमान में 230 यात्री सवार थे। 230 तो पैसेंजर्स थे, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर, यानी कुल विमान में 242 लोगों की मौजूदगी थी। बताया गया कि अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्लेन के टेक ऑफ करने के सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर यह बड़ा हादसा हो गया। एयर इंडिया का विमान AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और टेक ऑफ करते ही 5 मिनट के अंदर अंदर यह प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान हादसे ने पूरे देश में हर किसी को हिलाकर रख दिया है। अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हुआ है, इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे, सफर कर रहे थे। प्लेन में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडा के नागरिक मौजूद थे। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। जानकारी के मुताबिक कई डॉक्टरों की भी इस प्लेन हादसे में मौत हुई है, यह आशंका है। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी। जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास ही क्रैश हुआ है। तो ये बड़ी जानकारियां अब तक इस विमान हादसे से जुड़ी सामने आ रही हैं। ऐसे में कई सवाल हैं, हर किसी के जहन में ये सवाल चल रहे हैं। अहमदाबाद में क्यों क्रैश हुआ एयर इंडिया का यात्री विमान? ये सबसे सिंपल और सबसे बड़ा सवाल है। क्या विमान अचानक क्रैश हुआ? जब विमान क्रैश हुआ उस वक्त कॉकपिट में क्या हो रहा था? क्या ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल का विमान से संपर्क टूट गया था? ये वो तमाम सवाल हैं जो हर किसी के जहन में इस वक्त कौंध रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ और इसके लिए हम सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाएंगे। और ये वीडियो अब मैं चाहूंगा कि जरा बिग वॉल पर आपके सामने लाया जाए। और ये सबसे खतरनाक और मन में दहशत भर देने वाला वो वीडियो है जो इस प्लेन क्रैश के बाद सामने आया। किसी शख्स ने अपने मोबाइल से इस वीडियो को कैमरे में कैद किया है और इसमें ये बोइंग 787 विमान, एयर इंडिया का वो विमान जो कि अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ जिसने किया था एयरपोर्ट से, और 5 मिनट बाद ही उसका क्या हश्र हुआ ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लाल घेरे में आपको दिखा रहे हैं, यही वो प्लेन है जिसमें 1 नहीं 2 नहीं 242 लोग सवार थे। 230 यात्री, 10 क्रू मेंबर्स, 2 पायलट ये सवार थे। और अब हम आपको ये एनिमेटेड वीडियो दिखा रहे हैं। ये देखिए, इस एनिमेटेड वीडियो के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से किस तरह से इस विमान ने उड़ान भरी, टेक ऑफ किया इस विमान ने, लेकिन चंद सेकंड बाद ही इस विमान के पायलट के सामने कुछ ऐसी मजबूरी आती है, कोई ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। क्या हुआ अभी किसी को नहीं पता कि अचानक इस विमान को देखकर यह लगने लगता है कि ये टेक ऑफ नहीं, लैंड कर रहा है। अचानक से जमीन के डायरेक्शन में फिर यह विमान आगे बढ़ता है और फिर अचानक जोरदार धमाका होता है, मानो कि कोई बम फटा हो, कोई ब्लास्ट हुआ हो। इस तरह से यह विमान सीधे नीचे आकर एक बिल्डिंग से टकराता है, एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब एक इलाके से टकरा जाता है। इस विमान हादसे ने हर किसी को शॉक कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। कैप्टन किशोर हमारे साथ मौजूद हैं, विमानन सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। एवीएम OP तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में अपने तमाम खास मेहमानों से कहूंगा कि अब हमें ज्वाइन करें। एयर कॉमोडोर अशमिंदर सिंह बहल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला भी हमें ज्वाइन करेंगी और मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। नीरू हमारी सहयोगी अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं।
सबसे पहले आपको अहमदाबाद ही लिए चलते हैं। नीरू, अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल से इस वक्त की ताज़ा अपडेट आपके पास क्या है? क्योंकि अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर से जो टीवी 9 संवाददाता की बात हुई है, उसमें उन्होंने इस आशंका का इजहार किया है कि मुमकिन है कि इस हादसे में शायद कोई ना बचा हो। हम अभी भी दुआ कर रहे हैं कि इस हादसे में कुछ लोग ऐसे हों, कुछ लोग ऐसे निकलें जिनकी जान बचा ली गई हो। वहां से क्या अपडेट आप देना चाहेंगे? समीर, इस वक्त मैं आपको बता दूं, टीवी 9 की टीम यहां पर आ पहुंची है ग्राउंड जीरो पर, एग्जैक्टली उसी जगह पर जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ था। ये मैं आपको बता दूं, ये जो आप प्रेमाइसेस देख रहे हैं, ये है बीजे मेडिकल बॉयज हॉस्टल। ये रेसिडेंशियल डॉक्टर्स का हॉस्टल था, बॉयज का हॉस्टल। और जिस वक्त ये दुर्घटना घटी उस समय लंच का टाइम था। और हमारी यहाँ रेसिडेंशियल डॉक्टर्स से जो बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि लंच के समय जब ये हादसा हुआ था, 50 से 60 रेसिडेंशियल डॉक्टर्स उस वक्त मेस में यानी कैंटीन में मौजूद थे और वो लंच ले रहे थे। और ठीक उसी वक्त यहाँ पर ये भयानक दुर्घटना हो जाती है। यहाँ पर जिस तरह के दृश्य, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफ़ी विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं समीर, क्योंकि इस वक्त मेरे सामने ही लगभग 3 बॉडीज यहाँ से निकाली गई है और उनको सीधे एम्बुलेंस में रवाना कर दिया गया है हॉस्पिटल के लिए। जिस तरह से जितनी बड़ी ये दुर्घटना थी और जिस तरह से इस वक्त हम यहाँ पर जो मलबा है प्लेन का वो देख पा रहे हैं, उसे देखते हुए ये कहना वाकई में मुश्किल है कि इसमें कोई बचा हो। अगर कोई बचा है तो सही में ये काफ़ी हैरानजनक बात होगी और ये काफ़ी मैजिकल कहा जाएगा। पर कमिश्नर ने भी जिस तरह से टीवी 9 से बातचीत की है, उनका भी ये कहना है कि हादसा इतना भयानक था, इतनी बड़ी एविएशन ट्रेजेडी अब तक की रही है कि यहाँ पर किसी का बचना मुश्किल लग रहा है। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर आंकड़े नहीं बताए गए हैं कि कितने लोग, कितने रेजिडेंट डॉक्टर्स रहते हैं, कितने छात्र यहाँ पर रहते हैं जिस बिल्डिंग में ये प्लेन क्रैश हुआ है जाकर। ठीक है नीरू, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है आपकी आवाज में। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, सबसे बड़ा सवाल यही है, हर किसी को इस हादसे ने हैरान कर दिया है, ये अचानक हुआ क्या? बोइंग 787 इतना सेफ विमान माना जाता है, हवाई सफर को वैसे भी बाकी मीडियम से कहीं ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, सबसे सुरक्षित जरिया माना जाता है ये कम्यूट करने का। और ये हादसा जो है ये हर किसी को दहला रहा है। वो शख्स जिसने हवाई यात्रा की है या करने वाला है, उस वक्त इस हादसे को देख के उसके मन में एक तरह का डर है। कुछ पता चल पाया है? डीजीसीए क्या बता रहा है इस हादसे को लेकर? देखिए, डीजीसीए की तरफ से यह बताया गया है कि 1:39 पर जिस वक्त पायलट की तरफ से मेडे का कॉल आया और उसके बाद फिर एटीसी ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। यानी कि मेडे के कॉल के बाद वो ये तक नहीं बता पाए कि उनके साथ समस्या क्या थी। हमारे तमाम एविएशन एक्सपर्ट्स ये बात बता रहे हैं कि टेक ऑफ के टाइम में चाहे V1, VR और V2 ये तीनों स्टेज पर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होती, मतलब अगर V1 के स्टेज पर या VR के स्टेज पर और या फिर V2 के इनिशियल स्टेज पर, तो फिर पायलट शायद वो भी कम्युनिकेट कर पाते। लेकिन एटीसी को वो सब भी कुछ भी नहीं पता है। कम से कम डीजीसीए के स्टेटमेंट से यही बातें सामने आ रही है। अब आने वाले समय में जब हादसे के इन्वेस्टिगेशन में जो ब्लैक बॉक्स की रिकवरी के बाद उससे कुछ भी अगर पता चले तो वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, इस हादसे ने दरअसल पूरे देश भर को हिला दिया है और दुनिया भर के तमाम एविएशन एक्सपर्ट्स इस बात पर इसलिए विचार कर रहे हैं क्योंकि ये एक नॉर्मल टेरेन है। ऐसा नहीं है कि सामने में पहाड़ है, सामने में जो है सो घनघोर जंगल है या फिर समंदर है। इसके अलावा दूसरी बात देखिए, मौसम भी ठीक है। तीसरी बात देखिए, ये बात सच है कि किसी भी प्लेन के फ्लाई करते समय टेक ऑफ और लैंडिंग ये 2 सबसे क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। और यहाँ पर हादसा टेक ऑफ के समय हुआ, जो पहले हादसा हमने जिक्र किया था वो पटना में लैंडिंग के समय हुआ था। तो टेक ऑफ के समय के ये हादसा है, कुछ ही मिनट के अंदर एयरपोर्ट के ठीक बगल में गिर जाना। बिल्कुल सही बात है। डीजीसीए ने भी ये कहा है कि टेक ऑफ के 5 मिनट के अंदर अंदर ये विमान क्रैश हुआ है। और देखिए, इस बीच एक ताजा खबर, ताजा अपडेट आ रही है। अहमदाबाद विमान हादसे पर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का बयान आ गया है। विमान हादसे में 50 से 60 MBBS छात्र घायल हुए हैं। हादसे के बाद
4 से 5 MBBS छात्र लापता हैं, जिनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही कि वो गए तो गए कहां। हादसे में घायल 2 से 3 छात्रों की हालत गंभीर बताई जा रही है। छात्रों के कुछ रिश्तेदार भी लापता हैं और हमारी सहयोगी नीरू अभी इस बिल्डिंग के बिल्कुल करीब मौजूद थी और वहां से उन्होंने ये हमें जानकारी दी कि 2 और डेड बॉडीज इमारत के अंदर से रिकवर की गई हैं। फाइमा ने तत्काल रक्तदान की अपील भी की है। और प्लेन क्रैश पर गुजरात के स्वास्थ्य सचिव धनंजय द्विवेदी ने शवों की पहचान के लिए मृतकों के परिजनों से डीएनए सैंपल देने की अपील की। सुनिए क्या कह रहे हैं। एयर इंडिया 171 फ्लाइट में अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए 230 पैसेंजर की बुकिंग थी। उसके सिवाय क्रू मेंबर भी थे। दुर्भाग्यपूर्वक दोपहर के 1:40 बजे के आसपास प्लेन टेक ऑफ होने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त बना। जिस विस्तार में प्लेन क्रैश होकर गिरा है वहां पे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के विद्यार्थियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य रेजिडेंशियल विस्तार है। उस विस्तार के लोगों को भी ईजा पहुंची है। 50 से जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। अभी वो सघन सारवार में परंतु स्टेबल परिस्थिति में है। फ्लाइट के जो पैसेंजर हैं उनके जो सगे हैं, नजदीक के सगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में की है। आप सबसे अनुरोध है, जिसमें खास तौर पे माता पिता अथवा उनके पुत्र पुत्री नजदीक के सगाओं में होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीएनए सैंपल के लिए कसौटी भवन में बनी हुई व्यवस्था पर अपने सैंपल दें, ताकि दुर्घटना के जो विक्टिम है उनका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से हो सके। जाहिर है ये इतना भयानक, इतना भयावह हादसा है। जो यात्री हैं उनके रिश्तेदारों से ये अपील की गई है, घर वालों से ये अपील की गई है कि वो अपना डीएनए सैंपल दें ताकि शवों की जो पहचान है वो जल्द से जल्द मुमकिन कराई जा सके। आइए अब आपको एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए हम बताते हैं कि ये हादसा कैसे हुआ, आपको समझाते हैं कि ये हादसा कैसे हुआ। ये एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ के दौरान क्रैश हुआ, ये रियल वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं एआई वीडियो। एयर इंडिया का बोइंग 787 विमान जो कि बेहद सुरक्षित माना जाता है, डबल इंजन इसमें होता है। एक इंजन अगर फेल होता है तो दूसरे इंजन से ये लंदन तक का सफर तय कर सकता था, लेकिन आप सोचिए कि ये विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है। टेक ऑफ जैसे ही ये होता है तो साफ तौर पर इन तस्वीरों को देखकर यह नजर आता है, जो रियल तस्वीरें सामने आई हैं उनके बिना पर भी हम आपको यह बता रहे हैं कि पायलट ने हर मुमकिन कोशिश की इस विमान को टेक ऑफ कराने की, ऊपर ले जाने की, लेकिन ऐसा वो चाह कर भी कर नहीं पाया। विमान सीधे जमीन के डायरेक्शन में जाने लगता है और उसकी टेल सबसे पहले ग्राउंड पर हिट करती है, एक इमारत को, एक पेड़ को, और उसके बाद ये पूरा का पूरा विमान आग के गोले में तब्दील हो जाता है। ये 3 एआई जनरेटेड वीडियोस के जरिए आप जरा समझिए कि किस तरह से एयर इंडिया के इस विमान ने अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए टेक ऑफ किया। उसके बाद टेक ऑफ करते ही, मतलब आप सोचिए कि टेक ऑफ टाइम और इस विमान के क्रैश होने के बीच सिर्फ 5 मिनट का फासला है। 5 मिनट के अंदर अंदर हवा में इस विमान में खराबी डिटेक्ट होती है, जिसके बाद इमरजेंसी मैसेज पायलट की तरफ से भेजा जाता है, लेकिन यह विमान उसके तुरंत बाद ही क्रैश हो जाता है। जोरदार ब्लास्ट होता है और पूरा विमान आग के गोले में बदल जाता है। और देखिए टीवी 9 भारतवर्ष से बोले अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर, ऐसा लगता है कोई नहीं बचा। विमान हादसे पर अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर का यह बयान सामने आया है और जिस तरह से यह हादसा हुआ है उसको देखकर यह आशंका लगातार जताई जा रही थी कि शायद ही इस हादसे में कोई जिंदा बचा हो। अगर कोई जिंदा बच जाए तो निश्चित तौर पर इसे मिरेकल माना जाएगा, चमत्कार माना जाएगा, लेकिन हम फिर भी यही दुआ करेंगे कि इस विमान हादसे में कुछ लोग ऐसे हों जो बच जाएं, जिनकी जान बचा ली जाए।
और इस वक्त हमारे साथ कैप्टन किशोर मौजूद हैं, जो कि खुद एक पायलट हैं, और उनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या है। कैप्टन किशोर, मैं चाहूंगा आप मुझे जरा ज्वाइन कीजिए, और जो हमारा TV9 सर आए, प्लीज आए, मेरे साथ आए। और TV9 भारतवर्ष का जो हमारा अपर स्टूडियो है, उसमें हमने एक सेटअप किया है, और उसमें मैप के जरिए हम आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, कहां हुआ, किस तरह की ट्रेन थी। क्योंकि इस बात का जिक्र मनीष और हमारे तमाम एक्सपर्ट कर रहे हैं कि ऐसी कोई आशंका नहीं थी, ऐसा कुछ भी गलत नहीं था कि किसी को यह लगे कि ऐसा हादसा भी हो सकता है। मौसम बिल्कुल साफ था। बोइंग 787 जो कि बेहद खास, बेहद सुरक्षित विमान माना जाता है। ये देखिए, यहां पर एक सैंपल हमने रखा है, और ये पूरी ट्रेन हम दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। सर, आप खुद एक पायलट हैं, आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए, एक बहुत सिंपल सा सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में आ रहा है कि इतना सुरक्षित विमान यात्रियों से भरा हुआ, कैसे ऐसा हो गया? पायलट ने हर मुमकिन कोशिश की होगी इस विमान को ऊपर ले जाने के लिए। इंजन भी दो होते हैं, अगर एक इंजन फेल हो गया तो दूसरा काम करता है, फिर यह क्रैश हुआ कैसे? देखिए, ये ड्रीम लाइनर इसका इतना एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है जी कि इसका नाम इसीलिए रखा गया ड्रीम लाइनर कि इससे पहले जो एयरक्राफ्ट था बोइंग 777, उसके बाद ये पहला एयरक्राफ्ट ऐसा है जिसमें जेन नेक्स्ट इंजन से, जनरल इलेक्ट्रिक के नेक्स्ट जनरेशन इंजन्स, जिसमें एक एक इंजन पे 70,000 पाउंड का थ्रस्ट है। मतलब 1,40,000 पाउंड का थ्रस्ट इस जहाज में है। तो इस जहाज को जितना, इस जहाज को आप उठा भी सकते हैं, और ये क्योंकि रनवे से टेक ऑफ करता है और ये ऊपर जाता है, लेकिन अचानक से फिर ये यूं नीचे ग्राउंड की तरफ आगे बढ़ता है और उसके बाद क्रैश हो जाता है। अगर आप बता सकें कि हुआ क्या होगा और पायलट ने उस वक्त इस विमान को बचाने की क्या कोशिश की होगी? देखिए, ये जहाज जो है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रोल हुआ है, और V1 जो डिसीजन स्पीड है कि आगे और टेक ऑफ करना है या जहाज को जमीन पे ही रोक दिया जाए, वो डिसीजन मेकिंग स्पीड है। उसके बाद उड़ चुका है ये जहाज, और उसके बाद जब उड़ रहा था तब जाके मेडे कॉल दिया गया। मतलब V1 और V2 के स्पीड पे एक्सेलरेशन इस जहाज पे 170, 150 और 170 नॉट के आसपास, V2 अगर समझ लीजिए 3 से 4 सेकंड में एक्सेलरेशन हो जाएगा 20 नॉट के स्पीड। इतने जल्दी ये उड़ सकता है। V1 और V2 के बीच में जो भी हादसा हुआ है, जिसके वजह से इसमें पावर लॉस हुआ है, और अंदाजन ये बताया जा रहा है कि 600 से 650 फीट की ऊंचाई पर 600 फ्लाइट रडार पे आप इतना एक्यूरेट तो होता नहीं है डेटा, ADSB का डेटा, फिर भी 625 अगर फ्लाइट रडार पे दिखा रहा है, मतलब एयरफील्ड के ऊपर कम से कम 425 फीट मैक्सिमम हाइट ये गेन किया। उसके बाद बिल्कुल विंग्स लेवल तरीके पे ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल लैंड कर रहा है, जाके क्रैश हुआ है। हाँ। और ये इतना बड़ा जहाज को अगर नीचे आना है, सिर्फ और सिर्फ एक कारण हो सकता है कि इंजन में पावर जनरेट नहीं हो रहा है। इंजन में पावर जनरेट नहीं हो रहा है, वो किस वजह से हुआ है? बर्ड अंदर चला गया या कोई मतलब तकनीकी वजह से? दोनों इंजन एक साथ बंद होना तो बहुत अगर एक इंजन में पावर जनरेट नहीं हो रहा है तो फिर दूसरे इंजन से भी हो सकता है। ये तभी हो सकता है जब दोनों इंजन में पावर जनरेट नहीं हो रहा है कि ये जहाज और हाइट गेन नहीं कर पाया। ये यहां पर हमने रेड मार्क बना रखा है, ये वो इलाका है मेघानी नगर का, ये आप देख सकते हैं, रेड मार्क हमने कर रखा है। मेघानी नगर में ही ये विमान आकर क्रैश हुआ है। जिस तरह से आपने बताया कि इस विमान ने टेक ऑफ किया और उसके बाद इसे सीधे ऊपर जाना था, लेकिन ये ऊपर गया नहीं, और बार बार हम ऐसा विजुअल्स को देखकर लग रहा है कि पायलट इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये विमान ऊपर जा नहीं रहा है, और इसकी टेल जो है वो ग्राउंड को ऐसे, अगर कैमरामैन हमें गुलशन दिखा पाए, ऐसे टेल जो है वो ग्राउंड को इस तरह से हिट करती है, एक बिल्डिंग को, एक पेड़ को, और उसके बाद ये पूरा का पूरा विमान आग का गोला बन जाता है इसी मेघानी नगर के एरिया में। ये कैसे हुआ? मतलब विमान जो है वो, उसकी टेल जो है वो सबसे पहले ग्राउंड को हिट करती है। जब ऐसा कब होता है? जब क्लाइम कर रहा हो तो एंगल ऑफ अटैक ऐसे ही होता है कि नोज ऊपर होता ही है हर जहाज का। अगर इंजन में पावर जनरेट नहीं हो रहा है तब भी नोज ऊपर ही रहेगा, क्योंकि उस एंगल ऑफ अटैक पे ऑटोमेटिकली जितना लिफ्ट जनरेट हो सकता है एरोडायनेमिकली इस जहाज में,
उतना जनरेट होते धीरे 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 नीचे आया है। तो ये नहीं कि इतना अचानक नोज डाउन के तरीके से नीचे आया नोज है। डाउन हुई नहीं है, टेल तो डाउन। हाँ बिल्कुल, टेल डाउन तो होगा ही। अगर जहाज एयरबोर्न है, अगर इंजन बंद भी हुए तो बिल्कुल फ्लैट एटीट्यूड में ऐसे क्रैश हुआ है जहाज। अगर टेल डाउन होता तो, अगर टेल पहले टच होता तो जहाज टूट जाता। तो ये बिल्कुल फ्लैट एटीट्यूड में इम्पैक्ट हुआ है। और अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए कम से कम 50 टन से ज्यादा फ्यूल होगा इस जहाज में। और फ्यूल कहाँ होता है? फ्यूल विंग्स में होता है, पूरा विंग्स में। विंग्स में फ्यूल होता है। और आपने देखा होगा, हमारे दर्शकों को हमने वो तस्वीरें दिखाई हैं जब इस विमान ने एक बिल्डिंग को हिट किया और उसके बाद हमने देखा कि इसका एक विंग जो है वो एक इमारत में जाकर ऊपर फंसा हुआ नजर आया। और विमान के जो टुकड़े हैं, विमान कई टुकड़ों में बट गया है और इसके टुकड़े अलग अलग इलाके में, इसी मेघानी नगर के अलग अलग इलाके में इसके टुकड़े पाए गए हैं। तो आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये विमान हादसा कितना भयानक, कितना जबरदस्त रहा होगा। अशमिंदर सिंह बहल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहल साहब, जरा इस चर्चा को ज्वाइन कीजिए और हमारे दर्शकों को बताइए, आपके जहन में कौन सा सवाल जो है इस वक्त कौन रहा है? आखिर कैसे ये विमान हादसा हो गया? सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो तमाम तरह के लिए जाते हैं। डबल इंजन होता है, एक इंजन खराब हुआ तो दूसरे के जरिए ये विमान लंदन तक पहुंच सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सिर्फ 5 मिनट में सब कुछ हो गया, सब खत्म हो गया। अमीर, मेरे को सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। सबसे पहले जैसे ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किया और उसने 625 फुट तक गया तो ये नॉर्मल सब कुछ था, तब मे डे कॉल की गई। उसके बाद से एयरक्राफ्ट स्लो डिसेंट में चले गया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें पावर लॉस हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोनों इंजन नहीं काम कर रहे। अगर आप देखेंगे जहाज जब नीचे आ रहा है तो नॉर्मली इंजन से एक हल्का सा कलर की स्मोक आती है जब इंजन अच्छी तरह फुल थ्रॉटल पे रन कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। इसका ये मतलब है कि दोनों इंजन पावर नहीं डेवलप कर रहे। और ऐसा एक ही केस मैंने देखा है और वो केस था लागार्डिया एयरपोर्ट का, जो कि कैप्टन सली सलनबर्गर जिन्होंने टेक ऑफ किया था लागार्डिया एयरपोर्ट से 3000 फुट पे उनका बर्डेट्स हुए, दोनों इंजन फ्लेम आउट हो गए। उसके बाद वो हडसन रिवर पे लैंड किए। ये एक केस मेरे जहन में आता है और कोई भी ऐसा केस नहीं जहां पे दोनों इंजन किसी वजह से, अनलेस उनका फ्यूल स्टार्वेशन हुआ जो कि एक कैनेडियन एयरलाइन का हुआ था। तो ये छोड़ दीजिए, तो ये वाला केस ही है। अब जब ये दूसरी चीज देखिए, जैसे जहाज क्लोज आता है, जब वो ऊपर नहीं उठ पा रहा तो वो एटीट्यूड ऊपर कर रहा है पायलट। एटीट्यूड ऊपर करने का मतलब है कि उसको बिल्डिंग दिख रही है, वो बिल्डिंग से हिट नहीं करना चाहता, लेकिन जहाज के अंदर एनर्जी नहीं है, पावर नहीं है, तो जहाज ऊपर नहीं जा पा रहा। और इसी वजह से जो उसका टेल है, अब देखिए ऊपर गया है और टेल लगी है पहले बिल्डिंग पे, उसके बाद जहाज जाके क्रैश किया है। और उसके बाद एकदम उसका इतना फ्यूल था उसके अंदर, कितने ही टन फ्यूल था, वो सारा एक्सप्लोड कर जाता है। और वही आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा धुआं है। साहब, क्या इस बात की आशंका है कि प्लेन का जो हाइड्रोलिक सिस्टम था उसने काम करना बंद कर दिया? नहीं, हाइड्रोलिक सिस्टम से नहीं होगा। हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं, मेरे को ये लग रहा है कि दोनों इंजन या तो टेक्निकल डिफेक्ट है या बर्ड हिट है, क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम, अब आप देखिए इसका कंट्रोल्स लास्ट मिनट तक काम कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं और एटीट्यूड ऊपर करने की ताकि बिल्डिंग को ना हिट कर सके, लेकिन पावर नहीं है उसके अंदर। तो मेरे हिसाब से ये दोनों इंजन से पावर चली गई है। क्यों गई है? बर्डेट की वजह से भी हो सकता है, टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से हो सकता है। और यही एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कैप्टन सलनबर्गर का, जो लागार्डिया एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। तो उन्होंने तो हडसन रिवर पे लैंड किया था, यहाँ पे कोई रिवर नहीं थी, इसलिए वो बिल्डिंग्स पे जाके उसका टेल हिट किया और उसके बाद क्रैश कर गया नीचे। और कोई भी नहीं बचेगा ऐसी फायर के अंदर, और वही हुआ भी है। ये मेरी अपनी लॉजिक है कि ये पावर लॉस है, इंजन जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। और क्यों नहीं कर रहे हैं? या टेक्निकल डिफेक्ट है या दोनों इंजन पे एक फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है। मैं खुद अहमदाबाद पे फ्लाई कर चुका हूँ, बर्ड्स बहुत ज्यादा है वहां पे, बहुत बर्ड्स हैं। तो आप देखेंगे वहां पे, लेकिन ये कहना कि आज बताना कि बर्ड हिट था या आज बताना कि इंजन टेक्निकल डिफेक्ट है, ये मुश्किल है। ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये दो कारण, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। बर्ड हिट की आशंका भी आप जता रहे हैं। हमारे साथ एवीएम ओपी तिवारी मौजूद हैं। तिवारी सर, क्या लगता है आपको, बर्ड हिट का जहां तक सवाल है, क्या ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है, जिस तरह से बहल साहब भी बता रहे हैं कि वहां पर बर्ड्स काफी ज्यादा हैं, तो बर्ड हिट दोनों इंजन में हो गया एक साथ, दोनों ही इंजन का एक साथ पावर लॉस हो गया? समीर, हम पूरी सहमत हूँ अभी
कमांडर साहब से, क्योंकि देखिए ये तो नहीं हो सकता कि बर्ड हिट इज पॉसिबल। बर्ड हिट एक मेन कॉज हो सकता है इंजन फेलियर के लिए, वो भी छोटी बर्ड नहीं, बड़ी बर्ड अंदर इंजेक्ट करती है, तब जाके उनके फिन्स डैमेज करते हैं और एयरक्राफ्ट इंजन गिव अप कर जाता है। हो सकता है एक इंजन फेल हुआ हो और दूसरा इंजन बर्ड हिट की वजह से फेल हो गया हो और पावर लॉस हो गया है। ये सारी चीज़ें, अब जिस तरीके से मैसेज आ रहा है कि एयरक्राफ्ट 600 फीट तक क्लाइंब करने के बाद ये सिचुएशन में पहुंचा है, तो मैं एक और टेक्निकल फेलियर बर्ड के अलावा एक और प्रॉबिलिटी को नकार नहीं कर सकता हूं, सबोटाज। सबोटाज का क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है, बट कुछ पॉसिबिलिटीज अब रूल आउट नहीं की जा सकती है। ऐसा भी नहीं पॉसिबल कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो और एक बड़ी सी बर्ड, एक इंजन फेल हो और एक बड़ा सा बर्ड आके उसको स्ट्राइक कर दे। अब ये सिचुएशन होना, इसकी प्रॉबिलिटी होना 1 in million की चांस है कि दोनों इंजन फेल हो जाए या एक इंजन में बर्ड आ जाए और एक फेल हो जाए। लेकिन दूसरी बात है, जिस तरीके से पैसेंजर्स थे और इस सिचुएशन पर हुआ है कि जहां पर नीचे भी सिविलाइजेशन है, जहां वहां पर भी डैमेज हो सकता है, जैसे मेडिकल कॉलेज है, जैसे बताया जा रहा है कि 40 से 50 मेडिकल स्टूडेंट्स जो है वो हॉस्पिटल में है और कई लापता हैं। तो जिस सिचुएशन में जैसे हुआ है, इसमें सबोटाज वर्ड को मैं नकार नहीं सकता। हो सकता है इसमें भी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। ये तभी आएगा जब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर पूरा क्रैश आएंगे, उनमें आपस में क्या बातें हो रही होंगी, तभी जाके डिसाइफर कर पाएंगे कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है। ठीक है, हमारे साथ कैप्टन किशोर भी मौजूद हैं, जो कि खुद एक पायलट हैं। ये कैप्टन किशोर जरा मुझे बताइए, क्योंकि लैक ऑफ मैकेनिकल मेंटेनेंस चेक ये मुमकिन है क्या, और क्या आमतौर पर ये एक ऐसी लापरवाही है जो अक्सर हो जाती है, जिसका ख्याल नहीं रखा जाता है? क्या ये उसका भी नतीजा हो सकता है क्या? देखिए, इसका नतीजा होना बहुत असंभव है, क्योंकि जो चेक्स है वो इतना एडवांस्ड है कि ड्रीमलाइनर जैसे जहाज का मेंटेनेंस हिस्ट्री जो है बोइंग के पास भी जाता है। मेंटेनेंस हिस्ट्री डाउनलोड होता है, वो ऑनलाइन सिंक होता है बोइंग के साथ, एयरबस जहाज का भी, बोइंग के जहाज का भी। तो मैन्युफैक्चरर को भी जाता है सारा मेंटेनेंस का डेटा। ये इतने एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है, तो मेंटेनेंस ठीक से नहीं होने की वजह से तकनीकी खराबी होना मेरे हिसाब से तो मुमकिन नहीं है, बट उसको नकारा नहीं जा सकता है जब तक पूरा डेटा सामने आए, सारे रिकॉर्ड्स चेक हो, कब लास्ट इसका इंस्पेक्शन हुए थे, वो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और डीजीसीए इन सब का छानबीन तो करेंगे। वो तो जांच होगी, जांच में ये सारे तथ्य सामने आएंगे। लेकिन स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला भी हमारे साथ मौजूद हैं। दीप्ति जी, आपको क्या लगता है? और ये सवाल मैंने पूछा ही इसलिए क्योंकि टेक ऑफ से क्रैश के बीच जो वक्त है वो सिर्फ 5 मिनट का है। टेक ऑफ होता है विमान और 5 मिनट के अंदर अंदर ये विमान क्रैश हो जाता है। जो भी खामी थी, चाहे वो टेक्निकल खामी हो, मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम रह गई हो, इंजन खराब हुआ हो, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का वक्त। क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है, मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो कि कुछ चीजें चेक से छूट गई हो? इतनी बड़ी फॉल्ट अचानक से कैसे हो सकती है? यह एक सवाल है जो हर किसी के जहन में। समीर, यहाँ पे काफी चीजें हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। फौजी होने के नाते हम सबोटाज का एंगल हमेशा लेके आते हैं, क्योंकि ये इतनी रेयर कंडीशन है दोनों इंजन का एकदम से पावर लॉस होना। जहां तक बर्ड हिट की बात है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन एटीसी के पास काफी, क्योंकि अभी तक लैंडिंग गियर्स अप नहीं हुए हैं, तो वहां पे काफी लोग होते हैं जो इस चीजों पे नजर रखते हैं बर्ड हिट पे। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी थोड़ी सी मुझे कम लग रही, हो सकता है बट थोड़ी सी कम लग रही है। किस तरह से नजर रखी जाती है बर्ड हिट ना हो? जी, बाइनोकुलर्स होते हैं और उससे देखा जाता है कि बर्ड की एक्टिविटी वहां पे कैसी हो रही है। तो एक बहुत ही, वही जो तिवारी सर ने भी कहा कि 1 in million वाला केस हो सकता है कि अचानक से ऐसा कुछ हो गया कि बर्ड आए और एकदम से हिट हुए, दोनों इंजन में हिट हुए। तो इसका मतलब है कि बर्ड्स का एक फ्लॉक होना चाहिए, यानी कि वहां पे बर्ड्स इतने सारे होने चाहिए कि एकदम से दिखाई दे। हालांकि देखिए, संभावना तो हर चीज की है समीर, मना तो हम किसी चीज को नहीं कर सकते, लेकिन मेरे हिसाब से ये पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी ज्यादा कम लग रही है। अब बात करते हैं कि विद इन 5 मिनट्स, तो देखिए डिस्कशन में आप जब हम देख रहे हैं कि जहाज उड़ रहा है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है कि अगर टैक्सिंग के दौरान या टेक ऑफ के दौरान
एरर आया है, तो हो सकता है कि इतनी लास्ट में उसने मेडे कॉल कब दिया है, पायलट ने मेडे कॉल दिया है जब वो थोड़ा सा ऊपर टेक ऑफ कर गया था। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब उसने पहले भी ऐसा हो सकता है कि फ्यू सेकंड्स पहले भी कुछ ऐसा एरर आया हो, बट उस टाइम पे पायलट कंट्रोल करने की कुछ कोशिश कर रहा है, और जब उसने देखा अब कुछ नहीं हो सकता तब उसने मेडे कॉल दिया है। तो लेकिन टेक ऑफ के इतनी देर पहले तक कोई वार्निंग 100% नहीं होगी, क्योंकि पायलट के पास अबॉर्शन का, फ्लाइट टेक ऑफ का को अबॉर्ट करने का ऑप्शन होता है। सो इसका मतलब इससे पहले की टेक्निकल खराबी ऐसी कुछ नहीं होगी जिसमें वो अबॉर्ट नहीं कर पाया, और इतने एक्सपीरियंस पायलट हैं, आई एम श्योर कि उनकी डिसीजन कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है कि अगर पहले कुछ हुआ होता तो वो पक्का उस फ्लाइट को अबॉर्ट कर देते थे। और जब भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस होती है तो एटीसी सबसे प्रायोरिटी उसी जहाज को देता है जिसके पास इमरजेंसी होती है। तो इसका मतलब जो भी तकनीकी खराबी हुई है, जो पावर लॉस इसमें साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि टेल नीचे है और नोज अप है, तो पूरी कोशिश भी की जा रही है, और जितना भी पावर उसमें इंजन में बचा था, फ्यूल, हो सकता है कि ऐसी खराबी हुई हो कि फ्यूल दोनों इंजन तक नहीं पहुंच रहा है, और जितना ऑलरेडी पहुंच चुका था वहां तक वो जहाज खींच पाया, और उसके बाद उसने नीचे डिसेंड करना शुरू कर दिया जी। क्योंकि अदरवाइज वो, आप देखिए कि वो फ्लाई करता हुआ ही आगे नीचे की तरफ जा रहा है, एकदम से डाउन नहीं हुआ है जैसे कि एक हेलीकॉप्टर का डाउन होता है। तो वो चीज नहीं हुई है यहाँ पे। इसका मतलब कुछ फ्यूल तो इंजन तक पहुंच गया था। अब अगेन इंजन फेलियर हुआ है, या जो कंप्यूटर, ये तो हमारे फ्लाई बाय वायर सिस्टम्स हैं जिसमें पूरा कंप्यूटर कंट्रोल होता है, तो कंप्यूटर के एवियोनिक्स में ऐसा कुछ हुआ कि दोनों इंजन्स को पावर लॉस नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ पे ये जो हम लोग सबोटाज की बात कर रहे हैं या एवियोनिक्स के चेक्स तो इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब और आपने एक और इश्यू उठाया, सैबोटाज एंगल का भी आप जिक्र कर रही हैं। इससे पहले एवीएम ओपी तिवारी जी ने भी इस बात का जिक्र किया था। अशविंदर सिंह बहल साहब, इस एंगल को आप कैसे देखते हैं? क्या इसकी गुंजाइश आपको भी नजर आती है, और कोई ऐसा सिस्टम होता है क्या एयरप्लेन में जिसे हैक किया जा सकता हो? अभी हम कुछ चर्चा कर रहे थे, तो ये बात भी मुझे नहीं लगता कि सैबोटाज का केस है। मुझे यही लगता है, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था जहां फ्लॉक ऑफ बर्ड्स के अंदर दोनों इंजन चले गए थे, वो कैप्टन सली सलनबर्गर का है। ये बड़ा यूनिक एग्जांपल है जहां पे उसने जाके लैंडिंग किया हडसन रिवर के अंदर, आज से 12-13 साल पहले की ये बात है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि या तो पावर लॉस हुआ है कोई टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से, और हम सब कह रहे हैं ड्रीमलाइनर बहुत सेफ एयरक्राफ्ट है, ऐसी बात नहीं है। ड्रीमलाइनर के अगेंस्ट बहुत सारी कंप्लेंट्स भी हैं, उसके 2 क्रैशेस हुए थे 2018 और 2019 के अंदर, लेकिन मुझे ज्यादा प्रोबेबिलिटी लगती है कि इसमें फ्लॉक ऑफ बर्ड्स के अंदर गया है, जैसे कि हुआ था कैप्टन सलनबर्गर के साथ, या फिर टेक्निकल डिफेक्ट। और सैबोटाज के ऊपर मैं नहीं कहूंगा, हालांकि काफी लोग कह रहे हैं कि सेलेबी एविएशन कंपनी टर्की की है, कुछ सैबोटाज हो गया होगा। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज हुई होगी। सैबोटाज होगा तो जैसे अगर एयरक्राफ्ट एक्सप्लोड करे एयर के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई एक्सप्लोजन एयर में नहीं हुआ। अब वो कहते हैं फ्यूल कंटामिनेशन की बातें भी लोग कर रहे हैं, अगर फ्यूल कंटामिनेशन होता तो वो शुरू में ही फ्लेम आउट हो जाता, या यहाँ पे आके 625 फुट के ऊपर नहीं होता। कोई ऐसी चीज हुई है जो 625 फुट के ऊपर सिर्फ एक ही होता है जो ईगल सोर करती हैं इस टाइम के अंदर। ये 1 बजे का टाइम है, ईगल सोर करती हैं इसी हाइट के अंदर। तो वो अगर फ्लॉक ऑफ बर्ड्स में गया है तो ये बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है। और टेक्निकल डिफेक्ट को हम रूल आउट इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि टेक्निकल डिफेक्ट जो है वो कभी भी हो सकता है और उसका कारण अनेकों होते हैं। और आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं एयरक्राफ्ट फ्लाइबल था, कंट्रोलेबल था लास्ट मिनट तक। आप देखिए जब वो आ रहा था उसके इंजन के पीछे से कोई भी धुआं नहीं आ रहा, हल्का सा भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब है दोनों इंजन जो है वो काम नहीं कर रहे या बहुत कम पावर आ रहा है। और जो लास्ट चीज मैं इस पे कहूंगा कि जो ऊपर लगा है, एंड तक पायलट उसको बिल्डिंग से बचाने की कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं हुआ। अगर एक इंजन होता तो एयरक्राफ्ट यॉ करता है, रोल करता है, वो भी नहीं हुआ। इसका मतलब दोनों इंजन जो है वो फेल हुए। किस वजह से पावर लॉस हुआ है, चाहे वो बर्ड हिट है या टेक्निकल डिफेक्ट है, ये इंक्वायरी बताएगी। ठीक है बहल साहब। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, जिस तरह से ये हादसा पेश आया है उससे जाहिर है हवाई यात्रियों में, हवाई सफर करने वाले लोगों में एक तरह का डर बैठेगा, लेकिन इसलिए बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच हो, तथ्य सामने रखे जाएं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। सवाल तो बोइंग कंपनी पर भी उठेगा, सवाल एयर इंडिया के रखरखाव पर भी उठेगा, लेकिन कब तक इस मामले से जुड़ी, इस हादसे से जुड़ी पूरी डिटेल देश के सामने रखी जा सकेगी
ताकि पता चले कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं उसके आधार पर तो ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप में एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा। बिल्कुल, देखिए हादसे की विस्तृत जांच की जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि हफ्ता 10 दिन के भीतर पूरी रिपोर्ट भी आ जाए और हादसे की जांच में सभी एंगल जरूर इंक्लूड किए जाएंगे और किए जाने भी चाहिए। देखिए जहां तक सबोटाज का बात है, क्योंकि आज की तारीख में कुछ ऐसे हालात हैं जिसकी वजह से सबोटाज को लेकर चर्चा हो रही है। मसलन कि आप देखिए कि कुछ दिन पहले वो जो खालिस्तानी नेता हैं पन्नू, वो लगातार धमकी देते थे कि हम एयर इंडिया को निशाना बनाएंगे। अफसोस की बात है कि आज जो क्रैश हुआ वो एयर इंडिया का ही विमान था। दूसरी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए टर्किश कंपनी को जो है सो अपने एयरपोर्ट के मेंटेनेंस से हटा दिया था। तो अब आज की तारीख में ये दिखाने के लिए कि देखिए भारत की कंपनियां जो एयरपोर्ट का ठीक ठाक रख रखाव नहीं कर सकती है और इसीलिए उनको इंटरनेशनल कंपनियों की ज़रूरत होगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तीसरी बात आप देखिए जो वीडियो बनाया गया है, मैं तो कहता हूं कि जहां एक तरफ जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट इसका इन्वेस्टिगेशन करें, पुलिस को पता करना चाहिए कि वो वीडियो किसने बनाया, क्योंकि उस वीडियो को जिस तरीके से बनाया है, जिस एंगल से बनाया है, इतना परफेक्ट एंगल तभी हो सकता है जब आप फिल्मों की शूटिंग करते हो और इसीलिए उस एंगल को भी देखा जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, देखिए अहमदाबाद में पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। जैसा कि दीप्ति जी भी बता रही थी कि लगातार मॉनिटरिंग होता है, बहुत ज्यादा अगर बर्ड्स होंगे वहां पर तो उस समय फिर आप पायलट को मना कर देते हैं कि अभी रुक जाओ। लेकिन अचानक ऐसा नहीं हो सकता कि पहले एक इंजन खराब हो और दूसरे इंजन में उस समय आके चिड़िया घुस जाए। इतना सब कुछ तभी होगा जबकि सारे ग्रह नक्षत्र जो है वो भारत के ही खिलाफ हो जाए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस हादसे की पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पता किया जाना चाहिए कि क्या ये बोइंग कंपनी की टेक्निकल गलती है या फिर हमारी कोई लापरवाही थी या फिर कोई सबोटाज का एंगल है, क्योंकि आखिरकार ना सिर्फ हमने 242 लोगों के जान को यहां पर रिस्क में डाला, या कहें कि ऑफिशियली जब अनाउंस होगा तो 242 लोगों की जान, और साथ ही साथ जिस जगह पर गिरी वहां पर भी बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड हुए हैं, इसके आंकड़े आने बाकी है। तो भारत का सबसे बड़ा ये प्लेन क्रैश है इस वक्त, और उसके ऐसा प्रतीत होता है कि ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश है। कैप्टन चिंता हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन साहब, आपको क्या लगता है, आप तो इस तरह के प्लेन्स उड़ाते हैं, आमतौर पर जब एक पायलट कॉकपिट में पहुंचता है तो एक तमाम तरह का चेक उसके लेवल पर भी तो होता होगा ना, कि कहीं कोई खामी तो नहीं है प्लेन में? बिल्कुल, एक बार जहाज पे पहुंचने के बाद दोनों एक्सटर्नल इंस्पेक्शन भी होता है। हाँ। और कॉकपिट में पहुंचने के बाद चेकलिस्ट है जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है। जहाज को स्टार्ट करने से पहले पैरामीटर्स चेक और बहुत सारे इनबिल्ट टेस्ट होते हैं। ये नए तकनीकी इंजन है जिसमें फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल है, फैडेक, उसके भी इनबिल्ट टेस्ट होते हैं। ये सब टेस्ट पास होने के बाद ही इंजन स्टार्ट होते हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि हाँ, पहले भी इसमें इंजन शटडाउन के केसेस थे, मगर इस जहाज में जो इंजन है जेनेक्स 1B का इंजन, जनरल इलेक्ट्रिक का, इसमें दुनिया में ड्रीम लाइनर में एक ही इंजन शटडाउन केस है 2019 में कतार एयरवेज में, वो भी लो फ्यूल पंप प्रेशर का तकनीकी खराबी की वजह से। उसके अलावा जेनेक्स इंजन्स के आज तक ड्यूल इंजन शटडाउन का कोई भी केस वर्ल्ड में है ही नहीं। अच्छा। ये वर्ल्ड का मोस्ट प्रूवन इंजन है 787 का। ट्रेंट का इंजन रोल्स रॉयस का, उनमें ज़रूर एक केस हुआ था लैंडिंग के बाद लाटाम एयरलाइंस का, जहाँ पे दोनों इंजन शटडाउन हुए थे जब रिवर्स थ्रस्ट 2019 में हुआ था ये। मगर हवा में आज तक इंजन शटडाउन का इस पर्टिकुलर इंजन का एक ही केस है आज तक। स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला हमारे साथ मौजूद हैं। दीप्ति जी, एक एविएशन एक्सपर्ट से बात हो रही थी तो उन्होंने ये जानकारी दी कि सर्दियों की तुलना में गर्मियों में जो उड़ानें भरी जाती हैं, जो पैसेंजर प्लेन उड़ाए जाते हैं, उसमें लोड कम रखा जाता है और अक्सर हमने ये भी देखा है कि नियमों का कहीं थोड़ा बहुत वायलेशन भी हो जाता है। क्या इसकी संभावना भी नजर आती है, क्योंकि 242 लोग इस प्लेन में सवार थे, और क्या यह बात सही है कि गर्मियों में प्लेन्स का लोड जो है वो थोड़ा कम कर दिया जाता है सर्दियों की तुलना में? समीर, ये बात सही है कि गर्मियों में देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि हर एक एयरक्राफ्ट का अपना लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर
तो कभी भी मुझे नहीं लगता कि उससे ऊपर कभी भी जाएंगे, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है एक बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली चीज़ है जिसके ऊपर कोई भी रिस्क नहीं लिया जाता है। तो एयरक्राफ्ट की लोडिंग कैपेसिटी से ऊपर तो कभी नहीं जाएंगे। हाँ, बहुत सारे रीजंस कई बार होते हैं जिसकी वजह से हम कैपेसिटी को कम लेके चलते हैं। कई बार अगर डिफिकल्ट टेरेन में जहाज जा रहा है तो वहां पे लोड कैपेसिटी को हो सकता है कि कम किया जाए। नहीं, कैपेसिटी को क्या इस लेवल पर कम किया जाता है? कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है क्या कि कुछ सीटें खाली रखी जाएं? ऐसा भी होता है? जी, सीटें से देखिए, इतने बड़े जहाज में 2-4 सीटों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। ये बहुत ही मेजर डिसीजन है जो लिया जाता है, बट मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा कोई भी सर्कमस्टांस था। हाँ, हालांकि अभी मुझे ये नहीं पता कि उस टाइम पे अहमदाबाद का क्या टेम्परेचर था या ऐसा कुछ। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसका लोड से कोई लेना देना था, क्योंकि ये साफ दिखाई दे रहा है कि या तो ये एवियोनिक्स का प्रॉब्लम है या कुछ है, तो ये एवियोनिक्स का ही प्रॉब्लम कुछ ना कुछ, चाहे वो बर्ड हिट है जो जिसकी संभावना हालांकि कम है, या टेक्निकल एरर है, कुछ भी है। लेकिन संभावना यहाँ पे जो सबसे जो बात नोटिस करने की है समीर, वो ये है कि हमारे पास डिसीजन का भी टाइम नहीं है। पायलट के पास डिसीजन का टाइम नहीं है, क्योंकि हम उड़े ही नहीं है। हमने इतनी फीट की ऊंचाई नहीं ली है कि हम थोड़ा सा भी, ठीक है, आप जो कह रही हैं तिवारी जी, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप क्या? वापस लैंड कर पाए। एयरक्राफ्ट, बोलिए। जहाँ तक एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस का सवाल है, टेम्परेचर, elevation and runway length is a definite parameter which decides how the aircraft is going to perform. एयरक्राफ्ट को कितना लोड ले जाना, उसकी एक लिमिट होती है, रेंज होता है। डिसाइड करते हैं कि कितना रनवे लेंथ लगेगा, वो रनवे परमिसेबल है कि नहीं है। ये सब कैलकुलेशन के बाद ही टेकअप होता है। ये बात सही है कि जैसे टेम्परेचर गोज अप होता है, एयरक्राफ्ट की एफिशिएंसी थोड़ी कम अवश्य होती है, लेकिन ये सब कैलकुलेटेड एंड सफिशिएंट मार्जिन इज गिवन। ये सब कैलकुलेशन करके बहुत ज़्यादा मार्जिन दिया जा चुका है ताकि नहीं होगा। तो उस तरीके से हमें तो पूरा नकार देना चाहिए कि इसमें कैलकुलेशंस में या रन में हाई और टेम्परेचर ज़्यादा होने से। लेकिन एक चीज़ होता है अवश्य, अगर वेदर ख़राब हो, अगर डाउन ड्राफ्ट है, अप ड्राफ्ट है टेक ऑफ के बाद, तो उसका अलग असर होता है। उसकी भी एक मतलब वेदर रडार होता है, वो क्लियर कट इंडिकेशन देता है। तो जहाँ तक एयरक्राफ्ट का सवाल है, परफॉर्मेंस का सवाल है, टेम्परेचर का सवाल है, इट इज़ ऑल कैलकुलेटेड बाई द ग्राउंड ऑल्सो एंड द पायलट्स ऑल्सो चेक इट एंड इट इज विदिन द well within the limits, then only he takes off. तो ये सब ओवर ए पीरियड टाइप कैलकुलेट किया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है, और मैन्युफैक्चरर सारा ये डिटेल्स दे देता है। तो इसमें हमें कोई संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके कई और कारण हैं, जैसे डिस्कशन किया जा रहा है, हम लोग कर रहे हैं, और कई सारी चीज़ें सामने आएंगी आफ्टर डिटेल्स आने के बाद। लेकिन जिस तरीके का ये एक्सीडेंट हुआ है, ये बिल्कुल यूनिक है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अब क्यों हुआ, मनीष जी भी कुछ बता रहे थे, वो भी कोई और कई को पैनलिस्ट बता रहे हैं। अब कोई भी चीज़ें हो सकती है, ये जब तक पूरा डाटा हम कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से निकाल नहीं पाएंगे, जब तक सामने नहीं आएगा, तब तक ये संभव किस निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है कि ये क्यों हुआ है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और अभी किसी भी एंगल को नकारा नहीं जा सकता है। और देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ गई हैं। घटना स्थल पर सिविल एविएशन मिनिस्टर नायडू इस वक्त पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले जब ये हादसा हुआ तो चंद मिनट बाद ही ये खबर आई कि सिविल एविएशन मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस हादसे को लेकर ब्रीफ किया है, और अब नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू मौके पर पहुंच गए हैं, घटनास्थल पर पहुंच गए हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा प्लेन हादसा इसे माना जा रहा है, क्योंकि न सिर्फ प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें 242 लोग सवार थे, 230 पैसेंजर सवार थे, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट थे, बल्कि ये प्लेन क्रैश होने के बाद एक रिहायशी इलाके में जाकर गिरा है। कई मेडिकल स्टूडेंट्स के हताहत होने की भी जानकारी सामने आ रही है, जिनकी संख्या 50 से ज्यादा हो सकती है, यह पता चल रहा है। और इस वक्त तमाम जो अधिकारी हैं वो नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को इस वक्त मौके पर ब्रीफ कर रहे हैं। साथ ही साथ राहत और बचाव का काम किस तरह से चलाया जा रहा है, उसकी भी पूरी ब्रीफिंग उड्डयन मंत्री को दी जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे हादसे वाली जगह से। कुल 169 भारतीय यात्री थे इस प्लेन में, 53 ब्रिटिश यात्री थे, 7 पुर्तगाली यात्री थे, 1 कनाडा का यात्री था, 10 क्रू मेंबर थे। और आप सोचिए कि कितनी बड़ी खराबी आई विमान में कि टेक ऑफ होने के महज 5 मिनट के बाद ही यह विमान आग के गोले में बदल जाता है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल पर।
इस वक्त जो तमाम ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, वो नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को पूरी ब्रीफिंग दे रहे हैं। मुमकिन है यह भी बताया जा रहा हो कि किस तरह से यह हादसा हुआ, लोगों ने अपनी आंखों से देखा क्या, किस तरह से जो एक वीडियो सामने आया है जिसके बारे में अभी मनीष भी जिक्र कर रहे थे कि यह पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर यह वीडियो अपने कैमरे में, अपने फोन में किसने रिकॉर्ड किया है, क्योंकि यह बहुत क्लियर वीडियो है और इसलिए भी कुछ सवाल इस वीडियो को देखने के बाद जहन में आते हैं और इसमें बहुत ही क्लियरली शूट किया गया है कि किस तरह से यह विमान टेक ऑफ करता है और फिर अचानक से यह विमान जमीन की ओर, ग्राउंड की ओर आगे बढ़ने लगता है। विमान की स्थिति को, पोजीशन को देखकर यह लगता है कि पायलट ने हर मुमकिन कोशिश की इस विमान को ऊपर ले जाने की, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया और इतना बड़ा प्लेन हादसा हो गया। हाँ निकली भाई, आ गया, चला जा। और हमारे साथ इस वक्त अश्विंदर सिंह बहल साहब मौजूद हैं। बहल साहब, मुझे यह बताइए कि जाहिर है अब घटनास्थल पर तमाम अधिकारी पहुंच चुके हैं, ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर लिया जाएगा, क्या आने वाले वक्त में यह क्लियर हो पाएगा? क्योंकि इससे पहले हमने कई ऐसी प्लेन दुर्घटनाएं देखी हैं जिसमें पता ही नहीं चल पाया कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या। क्या ब्लैक बॉक्स रिकवर होने के बाद हम ये उम्मीद करें कि सारी जानकारियां सामने आएंगी कि आखिर ये प्लेन हादसा हुआ कैसे? बिल्कुल समीर, ये जरूर पता लग जाएगा अगर ब्लैक बॉक्स रिकवर किया जाता है। ज्यादातर ब्लैक बॉक्स को रखा जाता है पीछे के पोर्शन में। मैं ये श्योर नहीं हूँ कि इस जहाज के अंदर कहाँ रखा गया होगा, लेकिन मुझे ये श्योरिटी है कि अगर इसको सेफ जगह जो चुनते हैं, रखते हैं, तो टेल पोर्शन के आसपास का ही कहीं होता है, तो वो जरूर ऊपर, आपने देखा होगा बिल्डिंग के ऊपर था, तो इसका मतलब है वहां से रिकवर किया जा सकता है। और जब रिकवर कर लेंगे ब्लैक बॉक्स को, उसमें सैकड़ों के हिसाब से पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं, हर चीज रिकॉर्ड होती है, चाहे वो V1 स्पीड हो, V2 स्पीड हो, एटीट्यूड हो, जहाज का इंजन की परफॉर्मेंस, ऑयल प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर, सभी कुछ उसके अंदर रिकॉर्ड होता है। और उसमें ये क्लियर पता चल जाता है टाइमलाइन के अंदर कि जहाज की परफॉर्मेंस कैसे थी, कब अगर कोई इंजन में प्रॉब्लम आई है तो कब आई है, और जो उसकी इन्फ्रेंसेस हैं उसको कंपेयर करके हम ये पता लगा सकते हैं कि इसकी क्या वजह होगी। दूसरा, इंजन के कुछ पार्ट्स जरूर मिलेंगे, अगर बर्ड हिट है तो उसमें इंजन के अंदर वो बर्ड के हिट के डैमेज भी मिलेंगे और साथ में पंखे भी मिलेंगे। लेकिन अगर बर्ड हिट नहीं है तो टेक्निकल डिफेक्ट है, किस वजह से है वो भी पता चल जाएगा। और अगर सैबोटाज है, जिसका मुझे इसलिए कम लग रहा है क्योंकि ना तो जहाज ने एक्सप्लोड किया था हवा में और ना ही इसका फ्यूल की वजह से फ्लेम आउट हुआ था। कहते हैं ना फ्यूल में भी मिला सकते हैं कुछ, तो वो भी हमने ग्राउंड पे ही हो जाता, वो भी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे ज्यादा लग रही है वो पहले दो कॉजेस के ऊपर, और वो ब्लैक बॉक्स से जरूर पता चल जाएगा। और इसको लगेंगे 6 महीने से 1 साल, ये जल्दी इसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आएगी। इसको 6 महीने लग जाएंगे क्योंकि इसमें बोइंग भी इन्वॉल्व होगा, वो भी चेक करेगा, वो भी अपने इन्वेस्टिगेटर्स को भेजेगा। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड फॉर्म होगा, वो आएंगे, वो आज रात तक या कल तक पहुंच जाएंगे और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। इनके पार्ट्स को उठा के ले जाया जाएगा, उनकी टेक्निकल इवैल्यूएशन की जाएगी स्पेशलिस्ट एजेंसीज के पास। दीप्ति काला जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि जब पायलट ने मेडे कॉल दी है वो तो भाई आखिरी इमरजेंसी कॉल थी ना, कि उसके पास, यानी पायलट को इस बात का एहसास हो गया था कि उसके पास भी अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है। टेक ऑफ करने के बाद अचानक से जब खामी का एहसास हुआ तो पायलट को वो ऐसी खामी नजर आई जिसका कोई सलूशन उसके पास नहीं था। क्या ये माना जा सकता है? जी समीर, 100% ये माना जा सकता है, क्योंकि मेरे जो है वो लास्ट टाइम की इमरजेंसी है कि उसके ऊपर कोई इमरजेंसी नहीं है। मेरे मतलब मेरे सारे हथकंडे अब छूट गए हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बस अगर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स मुझे कोई बचा सकती है तो बचा ले। सो दैट इज द काइंड ऑफ इमरजेंसी मेडे इज। उससे पहले जो होता है पैन होता है कि अगर मेरे पास लेट्स से एक इंजन खराब हो गया है और मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करनी है, दूसरा इंजन मेरा स्टिल चल रहा है या कुछ भी ऐसी खराबी है जिसमें मैं स्टिल लैंड कर सकता हूं, तो मुझे प्रायोरिटी पे लैंड किया जाए ताकि मैं जहाज को बचा सकूं। सो पैन नहीं था, ये मेडे था। यही मैंने अभी जो पहले भी मैं समीर बता रही थी कि पायलट के पास ये साफ दिखाई दे रहा है कि डिसीजन के लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि अगर वो थोड़ा भी और उड़ पाता, 6000 फीट तक भी जा पाता, तो शायद कहीं ना कहीं मोड़ तोड़ के वापस लैंडिंग की कोशिश करता या कुछ करता, बट उसके पास डिसीजन का टाइम नहीं है। अब एक चीज और है,
देखिए ये हवा में जा चुका है। हमारे पास कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है। जो 2009 का जो केस महल सर बता रहे थे, तो उसमें पायलट एक तो जहाज बहुत ऊपर था और पायलट ने बहुत ही अच्छी डिसीजन मेकिंग दिखाई थी कि हडसन रिवर पे उसने लैंड किया और सेफली लैंड किया और पूरे 155 जो यात्री थे वो बच गए थे। अभी हमारे पास ये सिचुएशन भी नहीं थी कि पायलट किसी भी चीज को बचा सके, क्योंकि आसपास जगह भी खाली नहीं है। देखिए ना खेत है, ना खलियान है, ना कोई ऐसी खाली जगह है जहां पे वो बेचारा पायलट जो है वो डिसीजन लेके उसको खींच पाए। और पावर लॉस तो दिखाई दे रहा है, तो मुझे तो ये भी नहीं लगता है कि अगर कोई खाली जगह होती भी तो पायलट उसको खींच ही नहीं पाता, क्योंकि पावर लॉस भी दिखाई दे रहा है। तो रिहायशी इलाके में एकदम से इसका गिरना, इसका मतलब 100% ये मेडे तो दिखाई ही दे रहा है और पायलट के पास कोई विकल्प बचा ही नहीं कि अब वो उस जहाज को बचा सके। बिल्कुल सही बात है। बहुत दुखद और बहुत बड़ा हादसा है ये, बहुत दर्दनाक हादसा है ये। निश्चित तौर पर वाकई दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं घटना स्थल से भी। हमारी संवाददाता नीरू इस वक्त अहमदाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। नीरू, जरा हमें बताइए घटना स्थल की तस्वीरें, मुमकिन हो तो हमारे दर्शकों को दिखाइए, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स के हताहत होने की जानकारी सामने आ रही है, 50 से 60 स्टूडेंट्स घायल हैं ये बताया जा रहा है। क्या अब इस बिल्डिंग से सभी घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया जा चुका है? वहां से ताजा अपडेट क्या है आपके पास? इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर एयर इंडिया की ये फ्लाइट क्रैश हुई है। यही सामने वो इमारत आप देख पा रहे हैं जहां ऊपर के 2 फ्लोर्स थे, वहां से टकराने के बाद वहां की टंकी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और फिर पेड़ से टकराई और यहां पर ये विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ जो कंटिन्यूस यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं और काफी ऐसे डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ लगे हैं, पैसेंजर्स के फोन इनके हाथ में लगे हैं और साथ में कई आई कार्ड है, कितने डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास, कई ज्वेलरी बरामद हुई है, कितने कैश यहां से बरामद हुए हैं। और खास करके यहां के बीजेपी के जो प्रमुख है वो यहां पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इनकी पूरी टीम यहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, फायर की टीम और पुलिस के साथ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में घंटों से यहां पर ये लोग मदद कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं पूरा मलबा किस तरह से यहाँ पर फ्लाइट का क्षतिग्रस्त हुआ है। काफी भयावह हादसा, दिल दहलाने वाला ये हादसा है। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मलबे के नीचे से बॉडीज निकाली जा रही है, काफी डिस्टर्बिंग ये तस्वीरें हैं, काफी विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि जो यहाँ पर आई विटनेसेस है रेस्क्यू ऑपरेशन में जो मदद कर रहे हैं, उनका कहना है कि कहीं से किसी का हाथ निकल के आ रहा है, कहीं से किसी के पैर के टुकड़े मिल रहे हैं। और सबसे डरावनी और सबसे खराब बात जो अभी मैंने सुनी कि यहाँ से 3 बच्चों की भी बॉडीज मिली हैं जो ये लोग ऑपरेशन में हैं। आइए उनकी जुबानी सुनते हैं कि किस तरह से ऑपरेशन में काम चल रहा है। बताइए, आप पिछले कितने घंटे से यहाँ पर हैं और कितना दर्दनाक हादसा हुआ है, कैसी तस्वीरें अभी दिख रही हैं? करीबन 3-4 घंटे से यहाँ हम लोग खड़े हैं और एक घटना खूब डरावने वाली है, बहुत दर्दनाक वाली घटना है। यहाँ से हम रेस्क्यू कर रहे थे तो वो मलबे के नीचे से किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का धड़ अलग सा मिला हुआ और किसी को पहचान पाना तो मुमकिन ही नहीं है, कोई पहचान ही नहीं पा रहे क्योंकि सबका अंदर ब्लास्ट हुआ तो सब उसमें से वो जल गए हैं। तो बहुत दर्दनाक घटना है वो। ये ऐसी एक घटना करीबन कभी देखी जा रही नहीं, ऐसी घटना हुई है। जी बिल्कुल, आपके हाथ में फोन है, वो फोन अभी बज रहा है? वो पैसेंजर का कोई फोन है, कब से बज रहा है, डिस्प्ले उड़ गई है और डिस्प्ले उड़ गई है, अभी भी रिंग बज रही है। तो आप देखिए इस वक्त घटनास्थल पर जो लोग मौजूद हैं, जो यात्री हैं, उनका सामान जो है वो हर तरफ बिखरा पड़ा है। ये दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं और कई तस्वीरें तो ऐसी हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा ही नहीं रहे हैं क्योंकि वो तस्वीरें बहुत ज़्यादा भयावह हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, निश्चित तौर पर ये दर्दनाक और दिल तोड़ देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। 15 सालों में ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के साथ हुआ पहला हादसा है। देखिए, ड्रीमलाइनर के साथ ये पहला हादसा हो सकता है, लेकिन पिछले 5 साल में कम से कम बोइंग 737 मैक्स के साथ तो 5 या 6 बड़े हादसे हुए हैं। किसी में 132 लोग तो किसी में 180 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और बल्कि इसके बाद बोइंग 737 मैक्स को लेकर
तो कई देशों ने पाबंदी लगा दी थी अपने यहाँ इस्तेमाल करने में। बल्कि मुझे याद है कि 4-5 साल पहले की बात है कि एक विसल ब्लोअर जो बोइंग कंपनी का था, उन्होंने बताया भी था कि कैसे बोइंग में क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ की जा रही है। और यही वजह है कि आज के हादसे के बाद भी अचानक ही बोइंग के शेयर जो हैं वो डाउन चले गए। तो बोइंग की क्वालिटी को लेकर भी सवाल उठेंगे और उठने भी चाहिए, क्योंकि इसमें भी बोइंग का विमान, और जो बोइंग का सबसे प्रतिष्ठित विमान कहा जाता है बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, वो इसमें इन्वॉल्व है। ये अलग बात है कि ड्रीमलाइनर का भारत में ये पहला मामला हो, लेकिन दुनिया भर में कुछ एक इंसिडेंट ड्रीमलाइनर के साथ हुए हैं। यहाँ पर बात यह है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा दुख लगता है, क्योंकि ना मौसम खराब था, ना ही कोई डिफिकल्ट टेरेन था, हमारे पायलट भी अनुभवी थे, सब कुछ ओके था, तब टेक ऑफ की इजाज़त दी गई और टेक ऑफ करने के 2-3 मिनट के अंदर ये घटना घट जाती है। और मुझे लगता है कि सोचिए वो पायलट कितना हेल्पलेस होगा कि वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इसको ऊंचाई पर ले जाए। अगर वो शायद थोड़े ऊंचाई पर रहते तो उनके पास कुछ समय हो पाता कुछ करने का, या एक बार आप कहते हैं ना जिसको रीसेट करने का, रीस्टार्ट करने का, कुछ भी नहीं था। 600-700 फीट क्या हाइट होती है, मतलब कुछ सेकंड के अंदर आप जमीन पर आ जाते हैं, वही हो रहा है। लेकिन आप देखिए वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि आखिरी के भी जो 2-3 क्षण हैं वहां पर भी पायलट ने उसे किसी तरह ऊपर ले जाने की कोशिश की थी। इन सब बातों की टेक्निकल तहकीकात होनी जरूरी है और इसीलिए इसमें हमें हर एंगल को भी शामिल करना चाहिए। उसमें एक एंगल ये भी है क्योंकि देखिए आज की तारीख में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। जब एवियोनिक्स में सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है तो वैसी स्थिति में क्या कोई फाउल प्ले था, क्या कोई सबोटाज था, इन सब एंगल को भी देखा जाना चाहिए क्योंकि आज की तारीख में भारत पर कई देशों की कुदृष्टि है और इसको देखते हुए ये मानकर चलना चाहिए कि हमारे यहाँ बहुत कुछ ऐसी चीजें हो रही है जहां पर कि हो सकता है कि कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो। तो इन सब बातों की इन्वेस्टिगेशन होगी, सारी बातें सामने से होगी। बस एक चीज कभी वापस नहीं आएगी कि 242 लोग जो वहां पर सवार थे या फिर मेडिकल कैंपस में रहने वाले बहुत सारे छात्र जो कि उसके चपेट में आ गए, क्योंकि वो बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं ना कि जब प्लेन क्रैश कर रहा हो तो उस वक्त वो प्लेन जो है वो किसी, अगर आप कहें कि मिसाइल से या एक बड़े बम से कम नहीं होता है, और वही हुआ जब वो मेडिकल कंपाउंड में गिरा। बिल्कुल, और वाकई ये तस्वीरें आप देखिए, जब ये प्लेन क्रैश हुआ है तो ऐसा ही लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा बम धमाका हुआ है, बम ब्लास्ट जैसी तस्वीरें सामने आई हैं और पूरी तरह से कहा जा सकता है कि ऐसा लगा कि विमान बॉम्ब में तब्दील हो गया है, आग के गोले में तब्दील हो गया है। अश्विंदर सिंह बहल साहब, अब तक जो जानकारियां सामने आई हैं, जो तस्वीरें, जो वीडियोस सामने आए हैं हादसे के, उनके बिना पर आपको क्या लगता है? मैकेनिकल मेंटेनेंस में कमी, रखरखाव में कमी, या फिर कहीं ना कहीं बड़ी टेक्निकल फॉल्ट, या फिर सैबोटाज का एंगल जिसकी ओर मनीष और बाकी एविएशन एक्सपर्ट लगातार इशारा कर रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता है सैबोटाज का एंगल, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्राइमरली बिकॉज सैबोटाज के एंगल में या तो एयरक्राफ्ट एक्सप्लोड कर जाता है, या फिर अगर उसका फ्यूल में कोई मिक्सिंग की गई है, या फिर ऑयल प्रेशर में कोई ऑयल के अंदर फिल्टर में कुछ डाल दिया गया है, तो ये सब चीजों से हो सकता है इंजन फ्लेम आउट। लेकिन वो ग्राउंड पे ही हो जाता, वो हवा में जाके 675 फुट पे नहीं होगा। और दूसरी चीज है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी कौन सी खामी थी कि कॉकपिट में बैठने के बाद जाहिर है पायलट ने पूरे विमान की चेकिंग अपने लेवल पर भी की होगी, उसे कोई खामी नजर नहीं आई होगी, तभी उसने टेक ऑफ किया होगा, और टेक ऑफ के सिर्फ 5 मिनट बाद इतनी बड़ी खामी आ जाती है कि उसे मेडे अलर्ट भेजना पड़ता है और फिर कुछ कहने का टाइम ही नहीं बचता। देखिए, मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, मैं बिल्कुल स्टैंड बाय कर रहा हूं दोनों चीजों से कि एक या तो टेक्निकल डिफेक्ट है, 2018 में भी क्रैश किया था बोइंग। When the event happened, I was in Vijayawada doing the review of that airport and attending one state program. But the moment I got to know this incident happened, I wanted to be here physically at the site, try to find out more about what happened and what needs to be done. And also Honorable PM has called me and also told me to be there at the site and also look into the operations which is going on right now. And right now, if you ask me, I can only think about the passengers, their families, what they might be going through, and especially the civilians also who are there near the crash site. A lot of relief effort has been done already, right from Indian Army, NDRF, state police, medical departments, including aviation concerned departments. Everyone has attended immediately, the fire department.
to the best of their abilities, they have been functioning here and doing the rescue operations. And we still have to find out the numbers. I don't want to put any wrong numbers to you, so we still have to go through the numbers. And my condolences, my prayers, my thoughts with the families of the bereaved. And we are trying to extend all the help that can be done. And even our Honorable Home Minister is also coming to inspect the site right now. He will be coming here. We'll go through another round of inspection. We'll talk to some of the people who are here and all the teams that are here. And then we are having one meeting at the Circuit House. Circuit House? Annex. So we will be discussing some more things there. Maybe once we go through all these discussions, I can give you some more information. But if you ask me, then I'm just thinking about the families and the passengers who are there. It's a great loss. Yes, it is very very sad to know that Vijay Rupani ji, Chief Minister, was also there, and like you're mentioning, other nationals were also there, children were also there. I would only say that each and every life is precious to us. Each and everyone is a very important person to us. So it's an incident which has shaken the nation also. Everyone has expressed their grief.